वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं जिनी मेक अ विश के 7th एपिसोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत होती है। कायोंग गुस्से में रियो से पूछती है, जब जंगली कुत्ते हमें खा रहे थे तो तुम मुझे और उस बच्चे को बचाने क्यों नहीं आगे आए? तुम भी तो फरिश्ते हो। मिस्टर रियो थोड़ा घबरा कर जवाब देते हैं, उस वक्त मैं बस दुआ कर रहा था। ये सुनकर कायोंग गुस्से में रियो के मुंह पर जोरदार मुक्का मार देती है। ठीक उसी समय इरिम और सईद को भी दर्द का एहसास होता है। दोनों अपने अपने मालिक के पास दौड़ते हैं। सईद इब्लिस को फिर से चिराग में ले जाता है और इब्लिस से कहता है, आज से पहले उसे कभी भी सीने में दर्द नहीं हुआ। इब्लिस सईद से पूछता है कि क्या कैद होने से पहले वो किसी से प्यार करता था? सईद कहता है, कहीं तुम जिनिया के बारे में बात तो नहीं कर रहे? दोनों बातें करते हैं। तभी सईद की नजर रेत घड़ी पर पड़ती है जो अब चलने लगी है। सईद अब इब्लिस को चेतावनी देता है। इस घड़ी में बचे समय का मतलब है अपने पास कायोंग से बदला लेने का सिर्फ इतना ही समय बचा है। उधर रियो भी इरिम से बातें कर रहा है और बताता है उसने अभी तक कायोंग को उन 20 सालों की सच्चाई नहीं बताई जो इब्लिस के कैद होने से पहले हुआ था। अब हमें यहाँ समझ आता है कि ये सब कोई बड़ा राज छुपा रहे हैं। कायोंग को भी रियो पर शक होता है, इसलिए वो इंटरनेट पर रिसर्च करती है कि उन 20 सालों के अंदर ऐसा क्या हुआ था जो सब छुपा रहे हैं। उसे पता चलता है उसने जो दूसरी विश मांगी थी उसी वजह से खोरियो और अरब के बीच के रास्ते खत्म हो गए थे। उसी समय इब्लिस कायोंग के पास आकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि इब्लिस ने एक प्लान बनाया था। वो कायोंग को अपने प्यार में पागल कर देगा, जिससे वो कोई मतलबी विश मांग ले और हार जाए। कायोंग उसे ऐसे देखकर बहुत सरप्राइज होती है। फिर इब्लिस से पूछती है, उस जन्म में जब मेरी मौत हुई थी तब तुम्हारे चेहरे पर एक गम था जो मैंने आज तक सिर्फ नानी और मिंजी के चेहरे पर देखा है। तुम इतने दुखी क्यों थे? जिस पर इब्लिस उससे कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तब कायोंग इब्लिस से पूछती है, क्या फीमेल जिन भी होती है? वो बताता है, हाँ होती है, और उन्हें हम जीनिया कहते हैं। अब कायोंग इब्लिस से कहती है कि क्या तुमने कभी किसी जीनिया को डेट किया है? इब्लिस बोलता है, हाँ काफी साल पहले। अब कायोंग पूछती है कि क्या किस भी किया था? ये सुनते ही इब्लिस बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद इब्लिस इरिम के पास जाकर जीनिया के बारे में पता लगाने को बोलता है। सीन ग्रोसरी स्टोर में शिफ्ट होता है, जहाँ मिस कांग को जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने स्टोर से बिना बताए छुट्टी ली थी और वो अपना काम ध्यान से नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी दोनों विश बर्बाद हो गई। गुस्से में वो वहाँ सामान फेंकने लगती है। दूसरी तरफ हम उस डॉगी मैडी को देखते हैं जो अभी भी रोड पर अपने पुराने मालिक की कार ढूंढ रहा था, जिस पर मैडी का ड्राइवर उससे कहता है, आप कुछ याद करने की कोशिश करिए, शायद उससे कुछ क्लू मिले। तब मैडी डॉक्टर किम का नाम बताता है जो पेट डॉक्टर है और मैडी का मालिक उसे वहीं ले जाता था। ये सुनते ही ड्राइवर मैडी को क्लिनिक के रास्ते उसे पुराने घर पहुंचा देता है। दूसरी ओर यूट्यूबर एक जगह ड्रिंक कर रहा था। तभी अचानक उसके फोन स्क्रीन पर एक चिराग का आइकन बनकर आता है जो इब्लिस ने भेजा था। चिराग पर क्लिक करते ही उसे 3 विश पूछी जाती है। तभी वो मजाक में बोलता है, मुझे कुछ ऐसा धमाकेदार मिल जाए जिससे मेरा वीडियो वायरल हो जाए। इब्लिस उसकी विश तुरंत पूरी कर देता है और एक अंधेरे जंगल में पहुंचा देता है, जहां पहुंचकर वो YouTube पर लाइव स्ट्रीम करता है और लड़खड़ाते हुए एक जगह गिर जाता है। थोड़ा मिट्टी हटाने के बाद उसे वहां एक लाश मिल जाती है जो किसी लड़की की थी, जिसके बाद उसका वीडियो पूरी तरह वायरल हो जाता है। दूसरे दिन पुलिस उस जगह की छानबीन करती है। पूरे गांव में लाश की खबर फैल जाती है। बहुत से लोग कायोंग पर शक करते हैं। मिंजी के क्लिनिक में भी 2 औरतें कायोंग को ही कातिल बता रही होती हैं। मिंजी तुरंत उन्हें सुनाकर क्लिनिक से बाहर निकाल देती है। सेम चीज नानी के साथ होती है। स्टोर में उनकी एक फ्रेंड मिस्टर पार्क से बोल रही थी कि जरूर कायोंग ने ही मर्डर किया है क्योंकि वो एक साइकोपैथ है, जिस पर मिस्टर पार्क कहते हैं
वो लाश 20 साल पुरानी है, तब कायोंग सिर्फ 8 साल की रही होगी। वो मर्डर कैसे कर सकती है? नानी की फ्रेंड फिर भी चिल्ला कर कहती है, वो 8 साल की थी तो क्या हुआ, कायोंग कभी भी कुछ भी कर सकती है। ये सुनने के बाद नानी बहुत दुखी होती है। घर पहुंचकर नानी बहुत रो रही थी। तभी कायोंग वहां आकर नानी को चुप कराने लगती है। नानी उसका हाथ पकड़कर कहती है, भले ही सब तुम पर शक करे, पर तुम उन्हें नुकसान मत पहुंचाना। कायोंग उन्हें प्रॉमिस करती है वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। जिसके बाद नानी उसे खेत में से कुछ लेने भेजती है, जहां खूपो बेओंग कायोंग से मिलने आती है। वो कायोंग से कहती है बैंक आकर वो सबसे ये कहे कि उसके अकाउंट में पैसे खुद कायोंग ने ही ट्रांसफर किए थे। कायोंग जब ये करने को मना कर देती है तो खूपो बेओंग उसे अपनी विश के बारे में बताती है और धमकी देती है वो जिन से विश मांगकर कायोंग को मरवा देगी, जिस पर कायोंग भी कहती है उसकी भी एक विश बाकी है, इसलिए वो भी बचकर रहे। खूपो बेओंग शॉक्ड रह जाती है। इसके कुछ टाइम बाद इब्लिस कायोंग से मिलने आता है। उससे पूछता है तुम्हें बुरा नहीं लगता, सब तुम पर शक कर रहे हैं। कायोंग कहती है कि कोई बात नहीं, जब भी कोई मर्डर होता है तो सबसे पहले लोग साइकोपैथ पर ही शक करते हैं। इब्लिस उसे खुश करने के लिए गांव की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर ले जाता है। वहां दोनों बैठकर बातें करते हैं। इब्लिस जब सर रखने के लिए अपना कंधा आगे करता है तो अचानक से कायोंग उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती है। उसे नीचे गिरता हुआ देखती है। उधर घर पर नानी कायोंग के लिए परेशान होती है। तभी मिंजी भी कायोंग को ढूंढते हुए घर आ जाती है। सामने इमिजू को देखकर पूछती है क्या तुम 6 मंथ के लिए कायोंग के घर में ही रहने वाली हो? तुम कायोंग को कैसे जानती हो? तभी कायोंग और जीनी भी घर आ जाते हैं। मिंजी सबको एक साथ देखकर गुस्से में कहती है अब क्या उस दरवाजे से कोई और भी आने वाला है? तभी वहाँ सईद दरवाजे से बाहर आ जाता है। मिंजी अब कायोंग से पूछती है ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे घर में? कायोंग उसे प्रॉमिस करती है कि वो एक दिन जरूर सब कुछ उसे बता देगी, लेकिन तब तक मिंजी उस पर विश्वास करे और कुछ ना पूछे। मिंजी भी मान जाती है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर सेंग को दिखाया जाता है जिसे चिराग फिर से मिलता है। वो अपनी दूसरी विश मांगता है। इब्लिस से कहता है मुझे 20 साल पहले 23 दिसंबर 2004 को 11:40 पर मेरे घर जाना है, मुझे कुछ जानना है। इब्लिस उसे वहां ले जाता है, लेकिन सुबह के 11:40। अब सेंग कहता है वो रात तक यहाँ क्या करेगा, क्योंकि उसे रात में आना था। तभी वहाँ वो छोटी कायोंग को देखकर कहता है अगर टाइम पास करना ही है तो इस चुड़ैल के साथ ही करूंगा। इब्लिस को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो सेंग को बहुत मारता है। उसके बाद सेंग को उसी रात में ले जाता है। हमें पता चलता है कि सेंग एक सीरियल किलर है जो सालों से लड़कियों को मारता आया है और 20 साल पहले आज की रात उसने जब एक लड़की को मारा तब किसी ने उसको मर्डर करते हुए देख लिया था। वो यही जानने आया था कि आखिर वो कौन था। आज सेंग को पता चलता है कि वो कोई और नहीं उसकी माँ थी, इसलिए उसने अपने बेटे को पुलिस से बचाने के लिए कभी भी पुलिस में ये खबर नहीं दी। ये जानने के बाद इब्लिस कहता है कि सारे इंसान एक जैसे ही मतलबी होते हैं। सेंग वापस प्रेजेंट टाइम में आकर अपनी माँ के गले लगकर लेट जाता है। उधर इब्लिस सब कुछ कायोंग को बताता है। कायोंग उसकी तारीफ करती है कि उसकी वजह से आज से 20 साल पुराना कातिल पकड़ा गया। इब्लिस कहता है वो चाहे तो सेंग को पकड़कर मार सकता है, लेकिन कायोंग कहती है उसे पहले जेल में सड़ना होगा और वो सेंग को पकड़वा कर रहेगी। इब्लिस मुस्कुराते हुए कहता है लगता है मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा। तभी कायोंग को मिस्टर रियो की बात याद आती है कि अगर इब्लिस हारा तो मारा जाएगा। इसलिए कायोंग इब्लिस से कहती है मैं तुम्हें जिता सकती हूँ, क्योंकि वो अब मरने से नहीं डरती। नानी भी अब जवान हो चुकी है तो मुझे उनकी चिंता नहीं। इब्लिस ये सुनकर एक बार फिर से कायोंग की अच्छाई में खो जाता है। दूसरी तरफ वही छोटा लड़का दिखाया जाता है जिसके घर में जिन कैद है। लड़का सेब रखकर चला जाता है। उस रात मौका पाकर वो जिन, जिसका नाम सादी है, गाना गाकर पूरी दुनिया को सुला देता है और इब्लिस से मिलने निकल पड़ता है। रास्ते में ईरिम उससे मिलती है। कुछ देर बाद शादी हमें इब्लिस के सामने खड़ा दिखाया जाता है।
अगली सुबह सईद कायोंग, इरिम और मिस्टर रियो को चिराग में लेकर आता है, जहां वो सब इब्लिस के हाथों में एक काला धागा बंधा हुआ देखते हैं, जिस पर इरिम सबको बताती है कि कल रात सादी उसे मिला था। उसने ही सबको गाना गाकर सुला दिया था। क्योंकि इरिम सुन नहीं सकती तो वो जागी थी। इरिम कहती है कि उसने ही ये जादुई धागा इब्लिस के हाथ में बांधा है। सईद बताता है कि ये धागा ना तो टूट रहा है और ना ही कट रहा है। कायोंग जब धागा देखती है तो इब्लिस का हाथ काट देती है, जिसके बाद भी इब्लिस अपना हाथ उठा नहीं पा रहा था क्योंकि धागा बहुत भारी था, जिस पर रियो कहता है कि ये एक जादुई धागा है। इतने में कायोंग बड़ी ही आसानी से धागा तोड़ देती है और हाथ में लेकर सबको दिखाती है। रियो और इरिम ये देखकर वहां से तुरंत भाग जाते हैं। इब्लिस चिल्लाते हुए पूछता है कि तुम दोनों क्या छुपा रहे हो मुझसे, जिसके बाद सब चिराग से बाहर चले जाते हैं। कायोंग वहीं रह जाती है। इब्लिस तुरंत रियो के पास जाकर अपने भाई सादी के बारे में पूछता है। हमें पता चलता है कि फरिश्ते कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए रियो इब्लिस को बताता है कि सादी किसी लड़के का गुलाम है और उसकी वजह इब्लिस खुद है। इब्लिस उससे लड़के के बारे में पूछता है। रियो बताता है ये वही लड़का है जिसकी लंबी उम्र के लिए कायोंग ने विश मांगी थी। आगे कुछ भी बताने से रियो मना कर देता है और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद इब्लिस सईद के साथ पास्ट में जाता है। उस बच्चे हुनबिस से मिलता है जो आज भी जिंदा है। हुनबिस की उम्र जरा भी नहीं बढ़ी। सईद उसे सूंघता है जिससे प्रेजेंट टाइम में वो उसे ढूंढ सके। उधर सादी के पैरों में भी वही काले धागे बंधे थे, इसलिए वो अब तक घर नहीं पहुंचा। वो धीरे धीरे उसी लड़के की तरफ बढ़ता है जिसका चेहरा हमें हूबहू हुनबिस जैसा दिखाई देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।